नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सेल एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट कुलविंदर कौर। बदलते मौसम की वजह से बच्चों को काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही है, चाहे वो न्यू बॉर्न बेबी हो, टॉडलर्स हो या स्कूल जाते हुए बच्चे हो। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जम्मू कश्मीर के एक रिनाउंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट जिनका नाम है डॉक्टर किशोर गुप्ता जी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू मैम। जी, तो सर मेरा पहला सवाल ही आपसे ये रहेगा कि जो बदलते मौसम की वजह से बच्चों को जो हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही है उसके बारे में हमें बताइए कि कैसे जो न्यू पेरेंट्स है उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। देखिए, बदलते मौसम में तो जो न्यू बार प्रॉब्लम्स आती हैं वो बच्चा तो न्यू बार से लेकर डोरसन तक हम पीडियाट्रिक्स एज में बच्चों के स्पेशलिस्ट जो कवर करते हैं। तो न्यू बार में जो प्रॉब्लम है वो डिफरेंट है, टॉडलर में डिफरेंट है, अडल्ट में डिफरेंट है। अब है अगर हमने न्यू बार्न से ही शुरू किया है तो न्यू बार्न का हमने ध्यान तो रखना है। सबसे पहले जहाँ बच्चा डिलीवर होता है तो जो लेबर रूम होना चाहिए आजकल तो फिक्स्ड है कि उसका टेम्परेचर पहले ही सेट किया होना चाहिए, प्री वार्म किया होना चाहिए। अगर पता है डिलीवरी आधे घंटे तक होने वाली, घंटे वाली, तो लेबर रूम का टेम्परेचर जो है वो बढ़ाया होता है। वन नंबर टू ये है कि कहीं भी डिलीवरी हो, बड़े इंस्टीट्यूशन की बात तो हम नहीं करते, हम छोटे गांव में या पेरिफेरी हिली एरिया की भी बात करते हैं। वहाँ भी ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि कैसे बच्चा पैदा हो। आप एक वो कॉर्नर बनाया हुआ है, बेबी केयर कॉर्नर, यहाँ हमने या तो रेडिएटर वार्मर या हीटर या 500 वाट का बल्ब लगाया होता है जिससे वो टेबल जो है नीचे वाला वो वार्म हो जाता है। और जो अटेंडेंट वहाँ हो लेबर रूम में, उसने बच्चे को जब रिसीव करना है डिलीवरी के बाद, सबसे पहले है कि जिस लिनन से कपड़े से उसको क्लीन करना है वो प्री वार्म होनी चाहिए। अगर ठंडे से करेंगे तो बच्चे को तो ठंड चढ़ेगी, और फिर उसको उसके नीचे हीटर के नीचे लैंप के नीचे ही रखना है। जैसे ही बच्चा सांस लेना शुरू कर देता है, रोना शुरू करता है साफ करके, तो उसको अच्छी तरह 3-4 लेयर्स में लपेटना है और उसको सर के ऊपर टोपी भी डालनी है और नीचे शूज़ को वो मिटन्स भी, सॉक्स भी डालने हैं, क्योंकि छोटे बच्चों में सिर का एरिया ज़्यादा होता है और हीट लॉस हेड से सबसे ज़्यादा होती है पैरों से। इसलिए छोटे बच्चों में जैसे पैदा होते हैं 2-3-4-6 महीने तक उनको टोपी भी डलवाते हैं और नीचे बूट भी डलवाते हैं। उसके बाद जैसे बच्चा वहाँ हो गया, डिलीवर हो गया, तैयार हो गया, तो बच्चे को हमेशा माँ के साथ रखना है, कभी सेपरेट नहीं रखना। अगर कोई प्रॉब्लम है, बच्चा बीमार है, तो उसको ऑब्जर्वेशन चाहिए, तो वो नर्सरी में निक्कू में जाएगा, वहाँ जहाँ ये वाली टेम्परेचर की जो रेगुलेशन है वो ऑलरेडी मेंटेन की होती है। लेकिन अगर बच्चा डिलीवरी के बाद मदर को देते हैं तो मदर को बच्चे के साथ ही रखना है, क्योंकि मदर की हीट से जो है वो बच्चा भी गर्म रहता है और कमरा भी थोड़ा सा वार्म ही रखना है। जैसे बच्चे घर चला आता है मदर लेकर उनको, तो बच्चे को वो जो रूम है उसका टेम्परेचर कम से कम 18-20 डिग्री से ऊपर ही होना चाहिए। अगर कम होगा तो फिर बच्चे को ठंड लगने के चांसेस रहते हैं। इस तरह बच्चा 2-3 महीने का है तो इनको 3-4-5 लेयर कपड़े डालने चाहिए। स्नान नहलाते हैं ना बच्चे को, भाई रोज़ नहलाना। छोटे बच्चे को सर्दियों में, जैसे अभी का मौसम है, दिसंबर का महीना चल रहा है, नहीं स्नान कराना, हफ्ते में एक बार भी कराएं। न्यू बॉर्न को तो 24 दिन 25 दिन भी नहीं कराएंगे कुछ नहीं होगा, और बड़े बच्चे हो तो हफ्ते 10 दिन के बाद स्नान कराएंगे तो ठीक रहेगा। और अगर नहलाना भी है तो कोसे पानी से तो नहला लिया, बस कोई साबुन नहीं ज़्यादा मलना है, जल्दी से साफ करके जिस टॉवल से साफ करना है और यहाँ नहलाना है वो एरिया वार्म होना चाहिए। कपड़े से उसको साफ करके नहलाने के बाद जो उसको कपड़े डालें वो भी हीटर के आगे रखकर गर्म किए होने चाहिए, नहीं तो ठंडे कपड़े हीट बच्चे से खींचेंगे और बच्चा ठंड लग जाएगी। उसके बाद अगर वो बच्चे को फीड देनी है तो बच्चे को मदर को गोद में रखना चाहिए ताकि बच्चे हीट कैच कर ले, या अगर उसको सोना है सुलाना है तो बेड जो है प्री वार्म होना चाहिए। इस तरीके से ये होगी छोटे बच्चे की। अब जैसे बच्चे हैं कोई साल का है जो चलना शुरू हो जाता है बच्चा, तो उनको तो कपड़े जैसे 5 लेयर 4 लेयर डालिए, उनको भी टोपी डालिए, लेकिन टॉडलर डालता नहीं है, टोपी उतार देता है, फेंक देता है। तो उनको मेन प्रिकॉशन है कि सुबह सुबह जब जो बच्चा उठे तो कम से कम नीचे ठंडे फर्श पर ना चले, उसको उसी समय सॉक्स डाल दीजिए। दूसरा है कि अगर कोई भी बात हो, केवल थोड़ा सा बच्चा रोता है तो ग्रैंड पेरेंट्स उठाकर उसको बच्चे को ठंडी हवा में बाहर लेते हैं, चलो आपको तोता दिखाते हैं, मैना दिखाते हैं, बाहर नहीं लाना, तो बाहर के टेम्परेचर का बहुत वेरिएशन है, और बच्चा अगर 10-15 मिनट रहेगा तो उसको ठंड लग जाएगी।
क्योंकि जो उसकी सांस की नाली का डिस्टेंस होता है वो नाक से जहाँ तक वो लंग्स में जाता है वो बहुत छोटा होता है। वो हवा अगर बाहर का टेम्परेचर 12 डिग्री पर है तो 37 डिग्री पर उसको एयर को वार्म करना है, वो नहीं हो पाती। इसलिए छोटे बच्चों को 2-3-4 महीने के बच्चों को शादी में ले गए, कभी वहाँ ले गए, कपड़े भी बहुत डाले थे, फिर भी बच्चा बीमार हो गया। तो पहले जो 30-40 साल पहले क्या करते थे, अगर बच्चे को लेकर भी जाते थे तो बच्चे को मदर बुक्कल में रखती थी, बुक्कल में इनके ऊपर शाल की लेयर देती थी। आजकल हम बच्चे का मुंह बाहर निकाल देते हैं तो जब वो ठंडी हवा लेता है तो उसकी छाती जाम हो जाती है। तो छोटे बच्चों को तो खैर लेना ही चाहिए रात को, इस महीने में कभी भी नहीं शाम को बाहर या शादी में लेकर जाना चाहिए। और अगर कभी ज़रूरत भी पड़े तो उसको बच्चे को एक लेयर के अंदर रखिए। उसके बाद बड़े बच्चे हैं जो अब 2-3-4 साल के हैं, वो स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं, तो पेरेंट्स का होता है भी बच्चे को साफ़ सुथरा बनाकर भेजें। तो अच्छी बात है, साफ सुथरा नहलाकर भेजें। जब वो गर्म पानी से उनको नहलाते हैं, फिर उनको कपड़े डालते हैं, और फिर उनको गाड़ी में बिठाते हैं, गाड़ी ठंडी होती है, या बस में जाते हैं, फिर स्टैंड पर जाना है, तो बच्चा तब तक वो ठंडा हो जाता है। उससे बेस्ट है कि बच्चे को सुबह मत नहलाइए, क्योंकि 8 बजे तो बहुत आजकल सर्दी उठने को मान नहीं करता। छोटे बच्चे को आप तैयार भी कर रहे हैं, नहला भी रहे हैं, तो बच्चों को ठंड लगती है, इसलिए खांसी जुकाम कॉमन हो जाएगी। जी सर, ये तो बात काफ़ी प्रॉब्लम की। इसको टैकल करने के लिए जो कोई मेडिसिन है या वैक्सीनेशन है उसके बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। मेडिसिन की अगर आप प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बच्चा बीमार ही नहीं होगा। कोल्ड कहाँ से होगा जब हम उसको बाहर नहीं लेकर जाएंगे। दूसरा है कि मेडिसिन तो वो ऐसे तो नहीं हम बता सकते, बिना देखे कोई मेडिसिन किसी को छोटे बच्चों को दे ही नहीं सकते, क्योंकि बड़ों में और छोटे बच्चों में जो फ़र्क है वो है मेडिसिन एक तो वेट के हिसाब से दी जाती है और एक एज के हिसाब से दी जाती है। उनकी किडनीज, लिवर, हर चीज़ जो है इमेच्योर होती है। अगर थोड़ी भी डोज ज़्यादा चलेगी या गलत मेडिसिन चल जाएगी तो उनका लिवर, किडनी डैमेज हो सकता है। इसलिए ना तो सेल्फ मेडिकेशन करनी चाहिए, ना फ़ोन पर पूछना चाहिए, और ना ही किसी डॉक्टर को फ़ोन पर भी जवाब देना चाहिए जितनी देर बच्चे की कंडीशन असेस नहीं की जाए। अब बहुत सी बीमारियाँ हैं जो प्रिवेंटेबल हैं छोटे बच्चों में, तो उनके लिए वैक्सीन्स बड़ी ज़रूरी हैं। तो वैक्सीन्स जो हैं वो राइट फ्रॉम बर्थ स्टार्ट हो जाती हैं। जहाँ बच्चा पैदा होता है तो 3 वैक्सीन वहाँ दी जाती है। एक तो वैक्सीन दी जाती है BCG, उसका नाम है, जो है वो ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट करती है, तो वो बर्थ पर लगनी चाहिए। अगर पर चांस बर्थ पर नहीं लगा सकता है तो किसी भी टाइम वो लगा सकता है, 1 साल के अंदर अंदर उसको लगानी चाहिए। ये हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो थ्रू कंट्री चलता है। उसके बाद बर्थ पर दूसरी वैक्सीन देते हैं हम, ये ओरल पोलियो वैक्सीन, ये इसके 2 बूंद देते हैं, और ये अगर उस दिन नहीं पिला सके किसी रीज़न से तो ये वैक्सीन जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर उसको पिलाइए, ओरल पोलियो वैक्सीन। तीसरी वैक्सीन बर्थ पर जो देती है वो हेपेटाइटिस बी है। हेपेटाइटिस बी इमीडिएटली आफ्टर बर्थ और विद इन 24 आवर्स उनको लगनी चाहिए। ये सभी हॉस्पिटल जहाँ डिलीवरीज होती हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, डिलीवरी कंडक्ट करते हैं, ये सब लगाते हैं आजकल। तो मेडिसिन के बारे में आपने बताया, ये सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में मिलती है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी मिल जाती है? ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में सभी में मिलती है, और अगर गवर्नमेंट कोई डिलीवरी कहीं घर में ही होगी या कहीं ऐसी छोटी जगह हुई तो नेक्स्ट डे संडे था उनको डिस्चार्ज कर दिया, तो फिर वो ट्रैकर है, आंगनबाड़ी सेंटर, आशा वर्कर्स, वो उनको ट्रैक करते हैं भाई ये डिलीवरी हुई, तो जिस एरिया में वो रहते हैं उस एड्रेस के हिसाब से उन्होंने उस एरिया में वीकली क्लिनिक्स चलती हैं जिसमें वो आशा वर्कर आती है, उनका रिकॉर्ड रखती है, उनको वैक्सीन देगी तो वो एंट्री होगी, बिकॉज उनको इंसेंटिव मिलते हैं। अगर वो उनको वैक्सीन नहीं देगी तो उसको इंसेंटिव वैक्सीनेशन के नहीं मिलते, और उसका डाटा जो है उसको पोर्टल पर डेली चढ़ाना पड़ता है कितनी डोजेज किस एज में वैक्सीन की दी है। अब वैक्सीन तो उसके बाद जहाँ तो काम थोड़ा खत्म होगा, वैक्सीन तो कम से कम 10 साल 14 साल तक लगनी है। तो ये पहले हमने बोला जो 3 वैक्सीन है वो तो बर्थ पर सभी को लगती हैं। बर्थ आज मैंने कुछ कहा कि विद इन 24 आवर्स, विद इन 15 डेज, और BCG के लिए अप टू 1 ईयर। उसके बाद है अगली डोज लगती है 6 वीक्स पर, 10 वीक्स पर, 14 वीक्स पर।
उस समय 8 वैक्सीन लगती हैं एक बार में। तो अभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एक पेंटावैलेंट वैक्सीन आती है जिसमें 5 है। 5 है का मतलब इसमें डीपीटी है। डीपीटी का मतलब है, डी का मतलब है डिप्थीरिया जो गलघोटू बीमारी है। पी का मतलब परटूसिस जिसे हम काली खांसी कहते हैं। और टी है टेटनस। ये इसमें होते डीपीटी होती है, उसमें हेपेटाइटिस बी होती है और उसमें एक एच इन्फ्लुएंजा होती है वैक्सीन जो निमोनिया वगैरह काज करती है। ये पेंटावैलेंट वैक्सीन मिलती है। इसके साथ एक निमोनिया क्योर वैक्सीन है, निमोकोकल वैक्सीन, वो सेपरेट लगती है। और उसके बाद एक और वैक्सीन पिलाते हैं हम, उसको बोलते हैं रोटावायरस। वो रोटावायरस जो वैक्सीन है वो देखें जब से रोटावायरस वैक्सीन इंट्रोड्यूस की है तो जो छोटे बच्चों में डायरिया होता है ये मोस्टली इन्फेक्टिव तो है वायरस भी, लेकिन है वायरल, बैक्टीरियल नहीं है। और इनके लिए फिर आपको एंटीबायोटिक्स की नहीं जरूरत होती अगर आपने ये रोटावायरस वैक्सीन ली हुई। ये फ्रीली अवेलेबल है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में फ्रीली अवेलेबल है विदाउट एनी ब्रेक। और इसके साथ साथ अभी हमारी जो पॉलिसी है वो है कि हम ओरल पोलियो वैक्सीन को 0 डोज ही दें जो बर्थ वाला है। उसके बाद 6 वीक्स 10 वीक्स 14 वीक्स पर जैसे ये वैक्सीन हमने पेंटा वगैरह कही है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कही है या रोटावायरस कही है, इसके साथ ओरल पोलियो वैक्सीन देनी होती है। लेकिन वो आजकल उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं विद इंजेक्टेबल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। तो चूँकि गवर्नमेंट अभी इतनी प्रोडक्शन भी नहीं है और फिर इंजेक्शन भी 3 लगते हैं उस समय, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि थोड़ी स्मॉल डोज इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन की 2 शॉट्स दे रही है एट 6 वीक्स एंड एट 14 वीक्स। लेकिन अगर हम प्राइवेट में चलते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में हम इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन 3 शॉट्स लगाते हैं और वो पेंटा की बजाय हम हेक्सा लगाते हैं, वो उसी में आ जाती है। और ओरल पोलियो हम ड्रॉप्स प्राइवेट क्लिनिक्स में नहीं सेटलमेंट बनाते हैं। जी सर, कभी-कभी ना इससे वैक्सीन की वजह से ना बच्चों को बुखार भी आता है, तो उसका क्या कारण होता है? बिल्कुल सेफ है, कोई इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जो 20 साल 30 साल 40 साल पहले वैक्सीन आती थी वो थोड़ी सी रिफाइंड नहीं थी, तो उनसे थोड़ा फीवर आता था। तो अगर वो भी सब बच्चों को नहीं आता था तभी, अभी भी जो वैक्सीन है कोई 2-4-5% बच्चे हैं जिनको हाई फीवर हो सकता है, बाकी 10% बच्चे हैं जिनको 100 के करीब 101 हो गया। तो 101 हो तो हम उनको पहले ही समझा देते हैं कि अगर फीवर हो तो पैरासीटामोल के ड्रॉप्स इतने दे दें, वो अकॉर्डिंग टू द एज उनको मेडिसिन बता देते हैं। वो मेडिसिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हो या प्राइवेट में, वो सब वहाँ से दे देते हैं उनके साथ। कोई बच्चा है 1-2% जिनको हाई फीवर होता है, वो भी आजकल कम हो गया, जैसे मैंने कहा वैक्सीन रिफाइंड है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में थोड़ी वैक्सीन लगती है वो उससे भी रिफाइंड है, उनसे बाई एंड लार्ज फीवर नहीं होता है। लेकिन इफेक्टिवनेस यहाँ का है, इनका असर है, वो जो हॉस्पिटल की वैक्सीन है और वो दोनों बेटर है, और हॉस्पिटल वाली मार्केट वाली से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसका जब वो रिएक्ट करेगी तो इफेक्ट ज़्यादा देती है। इसलिए ये नहीं है कि कोई फीवर हो गया तो वो कोई अच्छी नहीं है, वो अच्छी वैक्सीन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अब नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, जैसे कि स्लीप साइकिल के बच्चों की बात करेंगे। आजकल के बच्चे जो सारा दिन फ़ोन चलाते रहते हैं या फिर सोते नहीं हैं, तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहती है, लैक ऑफ स्पीच हो रहा है कि काफ़ी डिले स्लीप उनको स्पीच हो रहा है, तो इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तो बात ठीक आप कह रहे हैं कि अगर आप किसी चीज़ में एडिक्शन हो जाएगी तो फिर आप बाकी काम नहीं करोगे। अगर मैं सारा दिन बैठा रहूँगा तो मेरी फिजिकल फिटनेस खराब हो जाएगी, और अगर मैं सारा दिन इस पर मोबाइल फ़ोन पर या स्क्रीन पर लगा रहता हूँ तो ना तो मुझे खाने का पता चलेगा, ज़्यादा खा जाऊँगा और मेरी आंखों पर बुरा असर पड़ेगा, और मैं जो इंटरेक्शन होती है किसी से लर्न करना वो मैं नहीं लर्न कर सकता। उससे मेंटल स्ट्रेस रहती है। बच्चे स्क्रीन टाइम पर क्या है गेम्स खेलते हैं तो वो मेंटल स्ट्रेस उनको बहुत बढ़ती है। विजन की बहुत प्रॉब्लम है, बच्चे टेंट्रम थ्रो करते हैं, बच्चे कंफर्टेबल नहीं हैं, हर समय टेंस रहते हैं, कोई ऐसा वो नींद भी उनकी सारी डिस्टर्ब हो जाती है। अब मैं नेक्स्ट बार आपसे इससे जुड़ा हुआ पूछना चाहूँगी कि जो न्यू पेरेंट्स हैं उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को फिजिकली और मेंटली कैसे देख रख सकते हैं, और साथ ही साथ डाइट प्लान बता दीजिए उनके लिए।
फिजिकली एंड मेंटली तो फिट रखने के लिए बच्चे को तो खेलना चाहिए। जितना बच्चा खेलेगा और स्क्रीन से दूर रहेगा, इतना ही बच्चा ग्रोथ करेगा, मसल स्ट्रेंथ आएगी, और जो खाएगा वो डाइजेस्ट करेगा। तो बच्चों को तो फिजिकल अगर स्ट्रांग होना है तो उनको खेलना चाहिए। घर में खेलें अकॉर्डिंग टू द एज, जैसे है बड़ा बच्चा है 4-5 साल का तो लॉन में भी खेल सकता है, ग्राउंड में किसी कर सकता है। 10-12 साल के बच्चे हैं तो उनको रनिंग करनी चाहिए, सिटिंग स्टैंड करनी चाहिए। ज़रूरी बड़े बड़े गैजेट्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी एक गाँव से रहने वाला हूँ। तो हमारे समय वहाँ क्या होते थे, हम रनिंग करते थे, हम वृक्ष पर चढ़ जाते थे, हम पॉन्ड होती थी उसमें स्विमिंग कर लेते थे समर में। तो एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर फिजिकल एक्टिविटी है तो फिजिकल ग्रोथ भी होती है और मेंटल ग्रोथ भी होती है, और रात को नींद भी अच्छी आती है, और जो खाना खाते हैं वो भी डाइजेस्ट होता है। अब ये है कि जो न्यू पेरेंट्स हैं, जैसे मैम ने भी कहा कि उनको आप क्या कहना चाहोगे, तो मेरा मैसेज तो यही रहेगा न्यू पेरेंट्स को, भाई मैसेज कि भाई बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड करें जितना हो सकता है। वर्किंग है तब भी कोई बात नहीं, बट यू मस्ट फाइंड टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करने के लिए। आप खुद भी स्क्रीन टाइम कम करिए। अगर आप बच्चों के सामने खुद स्क्रीन देख रहे हैं तो बच्चे जो आप करेंगे वही नकल करेंगे, और फिर बच्चों को आप 2-3-4 साल के बच्चों को भी मना करना मुश्किल है, और रोना शुरू कर देंगे। और घर में आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, आप भी कहोगे यार किचन का काम भी करना है, आप इसका भी करना है, थके होला यार ले पकड़ो मोबाइल तो देखो जाकर, तो वो बच्चे की आदतें बिगड़ती जाती हैं। अब रही बात खाने की, खाने का भी है कि बेस्ट है कि अगर होममेड डाइट हो तो सबसे बढ़िया है, इसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। और डाइट एक फिक्स नहीं होनी चाहिए, रोटेट करके खानी चाहिए। जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं, सीरियल्स हैं, राइस है, चपाती है, ये खानी चाहिए। दूध, दही, फ्रूट्स सीजनल सब खाने चाहिए। जो फ्रोजन फूड है या पैक्ड फूड है इनको नहीं खाना चाहिए, बहुत इमरजेंसी हो तो फिर खाना चाहिए। फ्राइड फूड कम खाना चाहिए, और वो फूड्स जिनमें शुगर स्टार्च कंटेंट ज़्यादा है या साल्ट है वो भी कम हमें खाना चाहिए। फिर ये कहते हैं रिसाइकल, जैसे पकौड़े बाजार के उसमें 4 बार वो उनको गर्म किया है तो वो जो उसमें तेल है उसमें जो हाइड्रोकार्बन बनते हैं वो सेहत के लिए अच्छे नहीं, फैट बढ़ाते हैं। तो जितना अवॉइड हो सके इन चीज़ों को अवॉइड करना है, तो वो ओनली पेरेंट्स कैन हेल्प इट, नोबडी ऑन द अर्थ कैन हेल्प इट। अगर पेरेंट्स जैसा उनको चलाएंगे वैसे, अगर पेरेंट्स खुद फास्ट फूड खा रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, ब्लिंकिट पर दे रहे हैं, इस पर ऑर्डर दे रहे हैं, तो वो बच्चे भी वैसा खाएंगे। तो अगर पेरेंट्स घर का बना खाएं या बीच बीच में खा लें, आउटिंग भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है तो बिल्कुल एक ही जगह रहना है। तो खाना तो सिंपल जितना खाएंगे और न्यूट्रिशियस खाएंगे और फ्रेश खाएंगे। ये नहीं कि सब्जी बना दी फ्रिज में रख दी 3 दिन के बाद खाएंगे, आटा गूंद दिया 3 दिन का 4 दिन का फिर फुलके बना कर खाएंगे, नहीं। स्टोरेज ठीक है, अच्छा है, आज के टाइम में फ़ायदा है कि वेस्टेज नहीं। वेस्टेज का ये मतलब नहीं कि आप एक बार बना के रख दो उसको हफ्ता भर खाते रहो, तो वो उसमें हर चीज़ में आटा हो, चावल हो, हम माइक्रोवेव में फट गर्म करते हैं तो उनमें सिस्टम जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। हम क्या कह रहे हैं, फड, जैसे हम गाय भैंस को खिलाते हैं ना, बूरा कहते हैं बोलते, तो वो ऐसा है। उनसे वो बच्चा क्या करता है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और वेट गेन करना शुरू कर देते हैं, और बाद में लेटर ऑन ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। सो ये थे चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अशोक गुप्ता। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।